अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो होगा बॉयड-सेवर्ट लॉ पे। अब तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म को डिस्कवर किया है। अब हम मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जो है वो अपना टर्न करते हैं और ये कुछ ही टॉपिक्स हैं जो कि हम इस सेक्शन में कवर करेंगे और अपनी जो है वो ऑब्जर्वेशंस को प्रेजेंट करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि जो बॉयड-सेवर्ट लॉ है, सबसे पहले हम इसको स्टडी करेंगे कि इसमें क्या है। और इस बॉयड-सेवर्ट जो लॉ है, इससे हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो है उसको स्टडी करेंगे इन शॉर्ट। सो जो सोर्स है मैग्नेटिक फील्ड का वो तीन चीज़ें हो सकती हैं। या तो एक परमानेंट मैग्नेट हो सकता है, या इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज़ चेंजिंग विद लीनियरली विद टाइम, या वो हो सकती है, या फिर डायरेक्ट करंट हो सकती है। इसमें हम क्योंकि ऑब्ज़र्व कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमेना को, तो हम परमानेंट मैग्नेट वाला तो केस बिल्कुल ही इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारी स्टडी का हिस्सा नहीं है। बाकी दो जो केसेस हैं उसमें से एक को हम अभी स्टडी करेंगे, यानी जो डीसी करंट वाला केस है वो हम अभी स्टडी करेंगे, और जो तीसरा केस है उसको हम अपने कोर्स के एंड वाले सेक्शंस के लिए रहने देंगे। अब हम कंसिडर करेंगे कि एक आपके पास डिफरेंशियल डीसी एलिमेंट है, करंट एलिमेंट है फ्री स्पेस में। अब उससे जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है वो किस तरह से इंटरेक्ट करती है और उसकी डायरेक्शन क्या होती है और उसकी वैल्यू क्या होती है, हम वो चीज़ ड्राइव करेंगे। कंसिडर कि आप के पास एक फिलामेंट है, एक बहुत ही छोटी सी मतलब एक ऐसी करंट कैरिंग फिलामेंट है जो कि मतलब जिसकी थिकनेस बिल्कुल ही ज़ीरो के बराबर है। यहाँ पे जो करंट एलिमेंट यहाँ पे जो ये फिलामेंट है वो कह लें कि एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की है, लेकिन इस सर्कल का रेडियस ऑलमोस्ट ज़ीरो कंसिडर करें तो उसके हिसाब से हम अपनी ऑब्जर्वेशंस को प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यानी कि दिस रेडियस इज़ अप्रोचिंग ज़ीरो। इसके अलावा हम ये अज्यूम करेंगे जो करंट इसमें से फ़्लो कर रही है, आई जो करंट फ़्लो कर रही है वो डिफरेंशियल वेक्टर लेंथ ऑफ एलिमेंट यानी कि डीएल से इसमें से फ़्लो कर रही है, यानी कि इस सेक्शन में से फ़्लो कर रही है। हम पूरे फिलामेंट में से कंसिडर नहीं कर रहे, हम एक स्मॉल सेक्शन में से कंसिडर कर रहे हैं जो कि इतना छोटा है जिसकी वैल्यू ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंशियल है। ठीक, तो अगर हम ये चीज़ें एज्यूम करें तो वो जो बॉयड-सेवर्ट लॉ है वो हमें ये कहता है कि कोई भी एक पॉइंट इसके नज़दीक होगा, जैसे कि ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो प्रोपोर्शनल होगी तीन चीज़ों के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी तीन चीज़ों के। एक तो होगी वो करंट, दूसरी होगी जो डिफरेंशियल लेंथ है उसका मैग्नीट्यूड, और तीसरी होगी साइन ऑफ एंगल बिटवीन दिस डिफरेंशियल लेंथ एंड दिस पॉइंट, यानी कि इस लाइन और इस लाइन के जो एंगल, ये एंगल बन रहा है इसके। और ऑफ कोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दिस डिफरेंशियल लेंथ एंड दिस पॉइंट। ठीक, सो ये बॉयड-सेवर्ट लॉ की बेसिक जो है वो डेफिनेशन है। अब रहेगी बात इसकी डायरेक्शन की, यानी जो हमारे पास बेसिक जो इक्वेशन निकलती है, हम पहले इक्वेशन को देख लेते हैं। इक्वेशन इज़ गिवन बाय डिफरेंशियल, क्योंकि हम डिफरेंशियल लेंथ की बात करें इस वजह से आपकी मैग्नेटिक फील्ड भी डिफरेंशियल ही आएगी। डिफरेंशियल मैग्नेटिक फील्ड इज़ इक्वल टू द प्रोडक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ दीज थ्री टर्म्स, करंट, डिफरेंशियल लेंथ एंड द साइन ऑफ एंगल बिटवीन द डिफरेंशियल लेंथ एंड दैट पॉइंट। अब क्योंकि वो साइन ऑफ एंगल है तो इसको हम सिंपली कह सकते हैं क्लोज करके क्रॉस प्रोडक्ट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है हमारे पास यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर की बेसिक डेफिनेशन होती है दैट वेक्टर और डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, क्योंकि डिस्टेंस को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं बिटवीन दैट डिफरेंशियल एलिमेंट एंड दैट पॉइंट। इसको हम अगर ओपन करें तो इसको ईजीली हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब रहेगी बात इसकी डायरेक्शन की कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन कैसे डिटरमिन करें, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट के केस में आपको राइट हैंड जो थंब रूल है उसको यूज़ करेंगे। अब आपने अपनी जो राइट हैंड है उसके फिंगर्स को इस तरह से कर्ल करना है कि, यानी उसको इस तरह से अपनी तरफ घुमाना है
कि आपका ये जो पॉइंट है डिफरेंशियल लेंथ वाला, सॉरी डिफरेंशियल लेंथ है और ये जो पॉइंट है, इनके दरमियान एंगल जो है वो छोटा बने। यानी एक तो एंगल है यहाँ से आके और दूसरा एंगल है यहाँ से आके, तो जो छोटे वाला एंगल है उसकी डायरेक्शन में अपनी उंगलियों को घुमाना है। तो अगर हम इस तरह करेंगे तो ये कभी भी आप सीधे अपने राइट हैंड को सीधा करके नहीं कर सकते, आपको नीचे की तरफ करना पड़ेगा, यानी अंगूठे को नीचे की तरफ करना पड़ेगा, तभी जाके ये आपकी फिंगर्स जो हैं वो इस डायरेक्शन में कर्ल होंगी। सो इस यहाँ से अगर हम कर्ल कर लें तो इसका मतलब ये होगा कि जो आपका अंगूठा है वो रिप्रेजेंट करेगा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को। तो यानी दो केसेस, इन अदर वर्ड्स दो केसेस बन सकते हैं आपके मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के। वो इन शॉर्ट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी नॉर्मल टू दिस डिफरेंशियल लेंथ एंड दिस पॉइंट, यानी कि इन दोनों के नॉर्मल एग्जिस्ट करेगी, उस प्लेन में एग्जिस्ट करेगी जो कि इसके नॉर्मल है। नॉर्मल यानी कि दो केसेस आ सकते हैं, या तो इन आउट ऑफ द पेपर आ सकते हैं या तो इनटू द पेपर आ सकता है। तो अभी इसमें आउट ऑफ द पेपर या इनटू द पेपर निकालने का तरीका मैंने आपको बताया कि आपने अपनी जो थम राइट हैंड है उसकी फिंगर्स को ऐसे कर्ल करना है या मोड़ना है कि आपका ये जो एंगल है इस डिफरेंशियल लेंथ और पॉइंट के दरमियान वो कम से कम बने। वो इस केस में तभी बन सकता है, कम एंगल तभी बनेगा जब आप अपनी राइट हैंड को उल्टा करें और फिंगर्स को घुमाएं और आपका जो थंब है, अंगूठा है, वो पॉइंट करेगा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को। सो इस केस में वो इनटू द पेपर जो है वो जा रहा है। और इसका जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है वो है 1/4 पाई एम के एस यूनिट्स में। सो आपकी टोटल इक्वेशन बनती है ये। अब इसके जो यूनिट्स हैं दैट आर एम्पेयर्स पर मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे जो सब्सक्रिप्ट है इसको हम, जैसे यहाँ पे सब्सक्रिप्ट दी हुई है, इस सब्सक्रिप्ट को यूज़ करके हम ये बता सकते हैं कि ये एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी किस जगह की बात कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे ये 0.1 था और ये 0.2 है, तो सब्सक्रिप्ट 0.2 की है तो इसका मतलब कि इस पॉइंट पर ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की बात हो रही है। और बाकी ये 1 जो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है इसका मतलब कि ये इसकी बात हो रही है, करंट यहाँ से जो पास कर रही है डिफरेंशियल लेंथ इसकी, इस एरिया की। और जो यूनिट वेक्टर है दैट इज़ फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, इसी तरह से डिस्टेंस वेक्टर फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। सो ये दोनों में से कोई भी इक्वेशन को यूज़ करके हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, डिफरेंशियल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब कुछ एस्पेक्ट्स जो बर्ड-सेवर्ट लॉ के हैं वो आपको सिमिलर लगेंगे कूलम्स लॉ के। कूलम्स लॉ जो है वो स्टेट करती थी कि दिस वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज एंड द डायरेक्शन वेक्टर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी ये जो स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस वाला फैक्टर था वो दोनों में ही कॉमन था, लेकिन जो मेन डिफरेंस आता है इन दोनों में वो होता है डायरेक्शन, इस फील्ड की डायरेक्शन। जो कूलम्स लॉ थी वो स्टेट करती थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में वेरी करती है जिस फील्ड, जो डायरेक्शन उनके डिस्टेंस के दरमियान है, डिस्टेंस वेक्टर रिप्रेजेंट करता है जो। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इसके नॉर्मल एग्जिस्ट करती है। सो ये चीफ डिफरेंस है इन दोनों के दरमियान। अब क्योंकि हम डीसीज को स्टडी कर रहे हैं तो इस केस में ये टाइम का फंक्शन तो रहता नहीं। तो हमने जो प्रीवियस स्टडी किया था अपना केस, करंट एलिमेंट जो करंट डेंसिटी वाला केस स्टडी किया था, उसको भी हम इस केस में थोड़ा सा कॉम्पैक्ट करके अपने रिजल्ट्स को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि हमने कॉन्टीन्यूटी की इक्वेशन पढ़ी थी सेक्शन 5.2 में, उसमें इक्वेशन 5 थी दैट वाज डेल डॉट जे इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ द रो वी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो तो क्योंकि अब हमारे पास टाइम का फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है यहाँ पे, सो दिस राइट हैंड साइड ऑटोमेटिकली बिकम्स इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अगर हम डाइवर्जेंस थ्योरम को अप्लाई करें तो हमें पता लगता है कि जो क्लोज सरफेस है उसकी जो करंट डेंसिटी है, इस जो करंट डेंसिटी है, टोटल करंट कैरिंग करंट क्रॉसिंग एनी क्लोज सरफेस, दिस इज़ इक्वल टू 0। यानी कि जो भी कोई भी क्लोज सरफेस है उसके अक्रॉस अगर करंट कोई पास कर रहा है तो वो 0 होगा।
तो टोटल करंट जो है वो ज़ीरो होगी। तो इसको हम ये कंडीशन तभी सेटिस्फाई होगी जब जो करंट फ्लो कर रही है वो एक क्लोज पाथ में होगी, ठीक है, ये तभी पॉसिबल है। सो इसी तरह से हम इस रिज़ल्ट को यूज़ करके अपनी जो करंट डेंसिटी है क्लोज सरफेस के लिए उसको सॉरी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, इसको क्लोज सरफेस के लिए इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं सिंपली क्लोज सरफेस इंटीग्रल, क्योंकि वो डिफरेंशियल फॉर्म थी जो भी स्टडी की, इसको हम इंटीग्रल फॉर्म में इस तरह से दोनों साइड्स पर इंटीग्रल लेंगे। और क्योंकि हम ये एज्यूम कर रहे हैं ये टाइम वेरिंग नहीं है, डीसी हैं और क्लोज सरफेस को कंसिडर किया, तो इस वजह से ये एक क्लोज्ड इंटीग्रल जो है वो यहाँ पर रिप्रेजेंट हुआ है। दिस इज़ अलोंग लाइन, स्ट्रेट लाइन। इसके अलावा हम बॉयड-सेवर्ट लॉ को अगर हम चाहें तो एक शीट ऑफ चार्ज या एक वॉल्यूम ऑफ चार्ज से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इन दोनों की रिप्रेजेंटेशन थोड़ी सी डिफरेंट वे में होती है। अब या तो हम करंट डेंसिटी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर सरफेस करंट डेंसिटी से, ठीक है। अब जो करंट डेंसिटी है वो तो आपने पढ़ी है, अब सरफेस करंट डेंसिटी जो है वो क्या है वो उसको भी देख लेते हैं। सरफेस करंट जो है वो एक जो शीट ऑफ चार्ज है उसके जिसकी थिकनेस जो है वो बहुत ही थोड़ी है, उसके लिए हम कंसिडर यानी कि 2 डायमेंशनल प्लेन में। तो जो करंट डेंसिटी है वो मेजर होती है जैसे आपको पता है कि करंट डेंसिटी हम मेजर करते हैं एम्पेयर्स पर स्क्वायर मीटर में। सो क्योंकि थिकनेस अब इसकी कंसिडर कर रहे हैं हम ज़ीरो, तो इस वजह से जो करंट डेंसिटी है दैट बिकम्स इक्वल टू इन्फिनिटी इस केस में। लेकिन इसी केस के लिए सरफेस करंट डेंसिटी को हम मेजर कर सकते हैं। अब वो मेजर होती है इन टर्म्स ऑफ एम्पेयर्स पर मीटर विड्थ। एज्यूम कि ये थिकनेस है इसकी और ये विड्थ है, तो ऑब्वियसली अगर ये ज़ीरो होगी, ऑलमोस्ट इक्वल टू ज़ीरो होगी, तो आपकी करंट डेंसिटी जो है दैट विल बिकम ज़ीरो, इन्फिनिट सॉरी। एंड जो आपकी अगर क्योंकि थिकनेस है, अब ये थिकनेस पे डिपेंड कर रहा है आपकी करंट सरफेस करंट डेंसिटी, ये आपका सरफेस है, इसकी करंट डेंसिटी जो है वो ये रिप्रेजेंट होती है एक टर्म से जिसको हम कहते हैं सरफेस करंट डेंसिटी, दैट इज़ के। अगर तो सरफेस करंट डेंसिटी यूनिफॉर्म है तो जो करंट होगी टोटल इसको हम मेजर कर सकते हैं यूजिंग दिस फैक्टर आई इज इक्वल टू के बी, जहाँ पे ये जो बी है वो विड्थ है, ठीक है, जो करंट जा रही है। और यहाँ पे ये एज्यूम कर रहे हैं कि जो करंट मूव जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है उसके परपेंडिकुलर ये जो विड्थ है उसको मेजर किया गया, यानी ये जो बी है। सो नॉन यूनिफॉर्म करंट के लिए ऑब्वियसली हमें डिफरेंट इंटीग्रल लेना पड़ेगा, सम अप करना पड़ेगा वैल्यूज़ को, देन दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय आई इज इक्वल टू के इंटू डी एन। ये तो सरफेस करंट डेंसिटी हो गया, ये है डिफरेंशियल एलिमेंट उस पाथ का जिसके क्रॉस करंट जो है वो फ्लो कर रही है। सो जो डिफरेंशियल करंट एलिमेंट है जो आपने प्रीवियस मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की इक्वेशन में देखा है दैट इज़ आई डी एल, जहाँ पे डी एल जो है वो डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ करंट है। इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ सरफेस करंट डेंसिटी के या करंट डेंसिटी जे, डिपेंडिंग कि आपका थिकनेस है इससे के अक्रॉस, यानी कि ये थिकनेस को मेजर कर रहे हैं या फिर इसकी जो है वो विड्थ जो है उसको कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। सो थिकनेस और विड्थ दोनों ही डिफरेंट होगी। अगर आपकी थिकनेस ज़ीरो है और सिर्फ विड्थ एग्जिस्ट कर रही है तो उस केस में सरफेस करंट डेंसिटी मेजर की जाएगी, यानी कि 2 डायमेंशनल, जिसको हम कहते हैं सरफेस वाली टर्म। और अगर आपकी थिकनेस ज़ीरो नहीं है, थिकनेस ज़ीरो नहीं है, ज़ीरो से ज़्यादा है, तो उस केस में आपका वॉल्यूम आएगा। तो इन दोनों को ही हम अलग अलग टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे जस्ट लाइक हमने केसेस स्टडी किए थे फॉर लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल एंड वॉल्यूम इंटीग्रल फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड अदर फैक्टर्स। इसी तरह से यहाँ पर हमने जो पहला केस कंसिडर किया है अभी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का क्लोज सरफेस में क्लोज पाथ में, दैट वाज फॉर लाइन इंटीग्रल। अब सेकंड टर्म अगर आपके पास थिकनेस ज़ीरो है और विड्थ एग्जिस्ट करती है तो करंट जो है वो रिप्रेजेंट होगी यूजिंग
करंट सरफेस करंट डेंसिटी विच इज़ के। और अगर आपके पास थिकनेस 0 से ज़्यादा है तो क्या होगा कि करंट रिप्रेजेंट होगी यूजिंग करंट डेंसिटी यानी जे। उस केस में वॉल्यूम कंसिडर होगा। सो इन दोनों के केस में बॉयड-सावर्ट लॉ को, तीनों के केस में बॉयड-सावर्ट लॉ को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये था पहला केस जिसमें वन डायमेंशनल करंट फ्लो कर रही थी यानी कि अलॉन्ग द लेंथ अलॉन्ग अ क्लोज पाथ। दूसरा केस जहाँ पे सरफेस है उस केस में हम करंट सरफेस करंट डेंसिटी उसको कंसिडर करेंगे यानी कि के। और ये अब आएगा ds आएगा इसके साथ यानी टू डायमेंशनल यानी दो डायमेंशन के अक्रॉस ये डबल इंटीग्रल होगा इन अदर वर्ड्स। इसी तरह से अगर आपके पास तीन वॉल्यूम में है तो वॉल्यूम के केस में करंट डेंसिटी को कंसिडर करेंगे और ये ट्रिपल इंटीग्रल होगा। अब हम बॉयड-सावर्ट लॉ की एप्लीकेशन को एक कंसिडर करते हैं यानी इसको ड्राइव करने की कोशिश करते हैं, इसके रिजल्ट्स को ड्राइव करने को यूज़ करके इस लॉ को यूज़ करके एक जनरलाइज्ड इक्वेशन को ड्राइव करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब कंसिडर कि वही एक स्ट्रेट फिलामेंट है जो कि जी एक्सिस में पड़ी हुई है, ठीक है। इसका हमने एक डिफरेंशियल एलिमेंट लिया और इसका इफेक्ट इस पॉइंट पर हम कंसिडर कर रहे हैं। अब ये पॉइंट जो है वो z इज़ इक्वल टू 0 प्लेन पर लिया गया है यानी कि आप देख लें कि यहाँ पे z इज़ इक्वल टू 0 है। अब क्योंकि ये प्रॉब्लम जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में भी आपने देखा था कि सिमेट्रिकल प्रॉब्लम्स थी, यहाँ पर भी एक सिमेट्री की प्रॉब्लम है कि फील्ड जो है वो ऊपर और नीचे सेम एग्जिस्ट करती हैं, तो कुछ फील्ड्स जो हैं वो आपस में कैंसिल आउट कर देती हैं। तो क्योंकि ये सिमेट्री की प्रॉब्लम है उसकी वजह से हम इजीली ये ड्राइव कर सकते हैं कि कौन से एक्सिस के अक्रॉस वेरिएशन है, कौन से के एक्सिस के अक्रॉस वेरिएशन नहीं है। जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में हमने कंसिडर किया था, इसी तरह से हम मैग्नेटिक फील्ड के केस में भी यही चीज़ कंसिडर करेंगे, सेम चीज़। अब वही चीज़ के या तो ये इनटू द पेपर होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखेंगे सिंपली और उस डायरेक्शन के साथ वेरी करके देखेंगे कि कौन से एक्सिस एग्जिस्ट करते हैं, कौन से एक्सिस को चेंज करने से आपकी फील्ड वेरी होती है और कौन से को वेरी करने से कोई इफ़ेक्ट नहीं आता। सो अगर आपकी फील्ड इनटू द पेपर या आउट ऑफ द पेपर एग्जिस्ट कर रही है तो सिंपली हम ये इजीली ड्राइव कर सकते हैं कि z एक्सिस को वेरी करने से इस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा, यानी कि उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं है चाहे वो z की वैल्यू कोई भी हो उससे, ठीक है। इसी तरह से अगर हम फाई को वेरी करें क्योंकि ये एक वही फिलामेंट है तो हम रो फाई जी ही कंसिडर कर रहे हैं यानी कि सर्कुलर सिलिंड्रिकल सिस्टम को ही कंसिडर कर रहे हैं। अगर रो फाई को देखें, एंगल को देखें तो वो एंगल वेरी करने से भी कोई इफ़ेक्ट नहीं आ रहा। लेकिन अगर हम रो को वेरी करें यानी कि इसके रेडियस को वेरी करें तो आपकी जो फील्ड हैं वो भी चेंज होगी यानी कि डिफरेंट रो की वैल्यू पे फील्ड जो है वो डिफरेंट एग्जिस्ट करेगी। सो इसमें जी और फाई का तो रोल नहीं है लेकिन सिर्फ रो का रोल है यानी कि आपके रेडियस का रोल है। सो यहाँ पे जो दूसरी चीज़ें कंसिडर कर लेते हैं जैसे हम फील्ड के केस में करते हैं यानी पोजीशन वेक्टर्स। एक पोजीशन वेक्टर बनेगा इस फील्ड के हिसाब से और एक पोजीशन वेक्टर बनेगा इस सोर्स के हिसाब से। सोर्स इस केस में ये है और फील्ड जहाँ पे जनरेट हो रही है वो ये है। सो इस फील्ड के पोजीशन वेक्टर को हम कह देते हैं आर और इसको हम कह देते हैं आर डैश, जस्ट लाइक प्रीवियस केसेस में हमने कंसिडर किया है, सेम यहाँ पे भी होगा। सो ये आर है जो वो क्योंकि ये कोई रो की वैल्यू है तो हम ये सिंपली कह सकते हैं कि ये दिस इज़ इक्वल टू रो इंटू ए रो सिर्फ यूनिट वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन है और कुछ नहीं। इसी तरह से दिस आर डैश विल बी गिवन बाय जी डैश, ये जी डैश कोई वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, इंटू जो डायरेक्शन है दैट इज़ ए जी। सो जो हमारे पास पोजीशन वेक्टर बनेगा फ्रॉम 1 to 2 दैट विल बी गिवन बाय आर माइनस आर डैश, जो एक नॉर्मल तरीका है वेक्टर एडिशन का। सो दिस इज़ इक्वल टू रो ए रो माइनस जी डैश ए जी। और जो यूनिट वेक्टर बनेगा इस डायरेक्शन में, ये तो था इसका वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर इसका क्या होगा कि इस वेक्टर को डिवाइड कर देंगे उसके मैग्नीट्यूड से, तो हमारे पास ये यूनिट वेक्टर, एक्चुअली हमें ये चीज़ चाहिए अपनी इक्वेशन में पुट करने के लिए। तो जो इक्वेशन नंबर 2 थी उसमें हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हमारे पास ये आता है, क्योंकि एक
सिंगल फिलामेंट है तो हम वन डायमेंशनल केस ही कंसिडर करेंगे, क्लोज पाथ को कंसिडर करेंगे। सो इसमें हमारे पास आप जब वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, डिफरेंशियल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, वो कुछ इस तरह से आती है। अब क्योंकि हमने वैल्यू निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की, तो दोनों साइड्स को इंटीग्रेट करेंगे, सिंगल इंटीग्रल होगा, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन में हम फाइंड कर रहे हैं। करंट जो है वो मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन में, एक सिंगल लाइन, सरफेस पे या फिर वॉल्यूम पे मूव का केस नहीं है। और अलोंग जी एक्सिस कर रही है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं करंट की डायरेक्शन अलोंग जी एक्सिस है, पॉजिटिव जी एक्सिस। तो हमारे पास जो इसकी लिमिट्स आएंगी वो होगी -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। अगर फाई के अक्रॉस एग्जिस्ट कर रही है तो उसकी फ्रॉम 0 to 2π लिमिट्स आएंगी एंड सो ऑन। ये आपको ऑलरेडी मैं पहले भी बता चुका हूँ। सो इसमें अगर हम पुट करेंगे -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी और सेपरेट करें अगर कांस्टेंट्स को, तो हमारे पास कांस्टेंट सेपरेट करके तो हमारे पास वैल्यू आती है कुछ ये बात I/4π इंटू दिस फैक्टर। अब ये जो यूनिट फैक्टर आपको नज़र आ रहा है A5, क्योंकि वेरिएशन जो हमने इंटीग्रल निकालना है वो निकालना है विद रिस्पेक्ट टू z, और इसमें z वाली टर्म के अलावा बाकी टर्म सारी कांस्टेंट है, तो A5 को हम सिंपली बाहर निकाल सकते हैं अपने। तो इसको बाहर निकाल दिया तो आपके पास, और इसको इंटीग्रेट किया यूजिंग दैट इंटीग्रल फार्मूला शीट, तो हमारे पास जो एंड रिज़ल्ट आता है दैट बिकम्स इक्वल टू H2 इज इक्वल टू I/2π रो इंटू A5। यहाँ से हमें ये पता लगता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है ये ना तो रो पे डिपेंड ना तो फाई पे डिपेंड कर रही है, ना ही जी पे डिपेंड कर रही है। ये रो से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका इन्वर्स रिलेशन है विद रो, यानी उसके रेडियस से, जो आपका रेडियस है, ठीक। इसके अलावा जो फील्ड लाइंस हैं, अगर हम इसकी लाइंस ड्रॉ करें तो वो सर्कुलर सर्कमफ्रेंशियल होंगी, ठीक। सर्कमफ्रेंशियल मतलब कि अलोंग द सर्कमफ्रेंस मूव करेगी फील्ड। तो ये हमारे पास एक बेसिक रिज़ल्ट इसका आया। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट हम ये कह सकते हैं, ये है एक फिलामेंट के अक्रॉस एक, मतलब आप कह लें कि आप डायरेक्टली इस रिज़ल्ट को यूज़ करके अपनी इक्वेशंस में पुट करके वैल्यू को निकाल सकते हैं। इसी तरह से एक सिमिलर वे में आपके पास अगर ऐसा केस है जिसमें वो तो था इन्फिनिट लेंथ का केस, इस केस में फिनिट लेंथ है आपकी, जो एलिमेंट है, फिलामेंट है, वो एक फिनिट लेंथ की है अगर एग्जिस्ट कर रही है, तो फिनिट लेंथ की है, तो उस केस में, और आपने किसी भी पॉइंट पे वो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करना है, तो वो सिंपली उसका रिज़ल्ट आप इस इक्वेशन में पुट करके वैल्यूज़ को, रिज़ल्ट जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं। दिस इज़ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू I/4π रो। ये एक रिज़ल्ट है, इसको यूज़ करके आप अपनी इक्वेशंस यानी अपना रिज़ल्ट जो है वो रिड्यूस कर सकते, बजाय इसके कि आप स्टार्ट से बर्ड-सेवर्ट लॉ को अप्लाई करें और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को ड्राइव करें। आप सिंपली ये रिज़ल्ट को यूज़ करके अपनी वैल्यूज़ को ड्राइव कर सकते हैं। अब लेकिन ये वो केस है जिसमें आपकी फिलामेंट की लेंथ जो है वो फिनिट है, इन्फिनिट नहीं है। इन्फिनिट वाला केस आपने ऊपर देख लिया। सो इस केस में ये sin α2 - sin α1 क्या है, ये एंगल्स हैं सिंपली, जो कि इस पॉइंट्स और इनके एजेस के दरमियान है। जैसे कि ये लोअर एज है, ये और ये पॉइंट जो एंगल बना रहे हैं दैट इज़ α1, और ये जो अपर पॉइंट है वो और जो पॉइंट है ये एंगल बना रहे हैं α2। ये है पॉइंट ऑफ रेफरेंस, ठीक है, इस पॉइंट ऑफ रेफरेंस से। अब ये चीज़ याद रखें कि अगर ये एक सिंपली एक बेसिक रिज़ल्ट ये है इसमें कि अगर तो एक या दोनों एजेस जो हैं वो इस पॉइंट 2 के नीचे हैं, तो α1 या दोनों α1 और α2 दोनों ही नेगेटिव आएंगे, ठीक है। ये एक बेसिक इसकी वो है रूल है। तो एक जल्दी से एग्जांपल करते हैं इसकी और इसको वाइंड अप करते हैं इस टॉपिक को। एज अ न्यूमेरिकल एग्जांपल इलस्ट्रेटिंग द यूज़ ऑफ दिस अबव इक्वेशन, वी डिटरमिन H, यानी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को हमने डिटरमिन करना है एट दिस पॉइंट इन द फील्ड ऑफ एन 8 एम्पेयर करंट, फिलामेंट्री करंट, यानी 8 एम्पेयर की करंट जो है फ्लो कर रही है उस फिलामेंट से, डायरेक्टेड इनवर्ड फ्रॉम इन्फिनिटी to the origin on positive x-axis and then outward
टू इन्फिनिटी अलॉन्ग द वाई एक्सिस। ये अरेंजमेंट है, यानी ये इन्फिनिट से ज़ीरो तक फ़्लो कर रही है 8 एम्पेयर, और इसी तरह से इस ज़ीरो से इन्फिनिटी वाई डायरेक्शन में फ़्लो कर रही है 8 एम्पेयर करंट। यानी कि फिलामेंट जो है वो इस तरह से एग्जिस्ट कर रहा है, पॉजिटिव ये इन्फिनिट एक्स डायरेक्शन में भी और इन्फिनिट वाई डायरेक्शन में भी एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन क्योंकि एक स्ट्रेट सिंगल लाइन ही है तो ये लाइन इंटीग्रल ही इसका बनेगा। तो क्योंकि अब ये एक फिनिट लेंथ वाला आ गया केस हमारे पास, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी नहीं है, ये सिर्फ एक इन्फिनिटी से ज़ीरो तक है, तो इस वजह से हम इसको ये कह सकते हैं। और ये हमारे पास पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। तो हम अब क्या कर सकते हैं, सिंपली हमने क्या करना है, वो जो फार्मूला था अभी जैसे ये है, इस फार्मूले में अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 को हमने ड्राइव करना है कि वो क्या है। अब जैसे आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे अल्फ़ा 1 क्या है, ये इसके लोअर एज का है, और अल्फ़ा 2 इसके अपर एज का है। तो वही चीज़ हम यहाँ पे ड्राइव करेंगे कि अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 क्या है। अब क्योंकि ये दो एक्सिस के अलॉन्ग है, तो एक एक्सिस का पहले निकालेंगे, फिर दूसरे एक्सिस का निकालेंगे, और टोटल हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इन दोनों को ऐड अप करके बनेगी। सो पहले हम एक्स के क्रॉस निकाल देते हैं कि एक्स के क्रॉस 1 और 2 कैसे एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये हमारा पॉइंट है, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे एक्स पे और वाई पे। हम सिर्फ कंसिडर कर रहे हैं अभी एक्स वाला केस, ठीक। तो इस केस में जो 1 वाला है, जैसे आपकी रेफरेंस फिगर है, रेफरेंस फिगर के मुताबिक जो अल्फ़ा 1 होगा वो लोअर एज से होगा और अल्फ़ा 2 होगा वो अपर एज से होगा। तो क्योंकि करंट एग्जिस्ट कर रही है फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट, सो लोअर एज जो है वो आपका यहाँ पे होगा, यानी कि ये, ठीक। ये हम आपके पास आएगा अल्फ़ा 1x, और इसी तरह से अपर एज है आपका ये ज़ीरो वाला पॉइंट, सो ये होगा अल्फ़ा 2x। अब से यहाँ से हमें डायरेक्टली ये पता लग रहा है कि ये एंगल 90 का एंगल है, क्योंकि ये इन्फिनिटली लॉन्ग जा रहा है कि ये कभी भी इसको मीट नहीं करेगा। सो दिस इज़ 90 सिंपली। रहेगी बात इसकी, तो इसको हम यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम सिंपली निकाल सकते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, सो दिस विल बी इक्वल टू, हाँ क्योंकि ये 90 नहीं -90 डिग्रीज होगा, क्योंकि एंगल जो है वो इस तरह से नीचे की तरफ एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे अब देखा था कि अगर पॉइंट के नीचे होगा, ऑब्जर्वेशन ये थी कि अगर पॉइंट के नीचे वो एज होगा तो जो एंगल है वो नेगेटिव आएगा। सो दिस इज़ नॉट पॉजिटिव 90, दिस इज़ नेगेटिव 90 डिग्रीज। अब रहेगी बात इस एंगल की, तो ये एंगल हम सिंपली यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इसको ड्राइव कर सकते हैं। दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स y ओवर x, ठीक। तो इस केस में आपके पास y और x जो है वो जो वैल्यूज़ हैं वो आपके पास ये पॉइंट के फॉर्म में दी हुई हैं। सो दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स 0.4 ओवर 0.3, दिस बिकम्स इक्वल टू 53.1 डिग्रीज। अब ये पॉजिटिव आएगा क्योंकि ये जो एज है ये इस पॉइंट के ऊपर है, इस पॉइंट के नीचे नहीं है। इसी तरह से अब इन वैल्यूज़ को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। बाकी वैल्यूज़ हमें पता है, करंट की भी पता है वैल्यू और रो की वैल्यू भी पता है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करेंगे और अपनी इक्वेशन यानी ये वैल्यू निकालेंगे सिंपली। तो आपके पास आती है 12 ओवर पाई a/phi। अब a/phi जो है इसको ट्रांसलेट करना है हमने x एक्सिस में। तो ये अगर हम x एक्सिस में ट्रांसलेट करें तो ये नेगेटिव ऑफ ac आता है। इसको समझने का सिंपल तरीका ये है कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है उसकी डायरेक्शन जो है वो क्या होगी, किस तरह से होगी। अब क्योंकि ये एग्जिस्ट कर रही है इस प्लेन में, ठीक है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है वो इसके परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। और एंगल जो हमने देखना है वो होगा जो स्मॉलर एंगल है। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या तो अपवर्ड्स एग्जिस्ट करेगी या डाउनवर्ड्स एग्जिस्ट करेगी। तो अगर अपवर्ड्स या डाउनवर्ड्स एग्जिस्ट कर रही है तो उसमें जो छोटा एंगल है
वो कौन सा बनेगा, ये एंगल है, ठीक है, ये एंगल यहाँ से यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। सो यहाँ से यहाँ आप राइट हैंड साइड वाले फॉर्मूले को यूज़ करके, या जो आपको थंब रूल बताया है उसी को यूज़ करके आपने फिंगर्स को कर्ल करना है। आप फिंगर्स को कर्ल इस डायरेक्शन में करना है, वो आपकी सीधे करके नहीं, आपका फिर उल्टा करके ही होगा। तो आपका थंब जो है वो डाउनवर्ड्स जो है वो पॉइंट करेगा। सो अगर हम उसको ट्रांसलेट करें, क्योंकि अब आपका एक्स वाई जी एक्सिस है, तो इसको ट्रांसलेट करें तो सिंपली ये ट्रांसलेट होता है नेगेटिव ए जी, यानी ये डायरेक्शन है इसकी, सिंपली मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वो बनती है नेगेटिव ऑफ ए जी। सो दिस बिकम्स इक्वल टू दिस वैल्यू, ये है एक्स डायरेक्शन में। इसी तरह से हमने वाई डायरेक्शन में फाइंड किया ये एंगल और ये एंगल, ये फाइंड किया तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है वो ये आती है। टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इन दोनों का ऑब्वियसली सम होगा, तो वो हम इनको ऐड अप कर देंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू आती है दिस बिकम्स इक्वल टू दिस वैल्यू। सो आई होप कि आपको इसका थोड़ा आइडिया हो गया है। तो इसको मज़ीद आप देखें, स्टडी करें, अगर कोई चीज़ नहीं समझ आती तो पूछें, और इंशाल्लाह फिर अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं।